हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इस समय एसएससी एमटीएस 2023 के प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग करने जा रहे हैं 11 सितंबर 2023 का शिफ्ट 1। इसके पहले हम लोग ढेर सारे पेपर कर चुके हैं, मतलब करीब 15 पेपर अपलोड कर चुके हैं। अब ये 16वां पेपर है हम लोग जो आज करने जा रहे हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में डिटेल के लिए प्लेलिस्ट देख लीजिए। और एमटीएस 2023 ही नहीं, 2021-22 का भी करा चुका हूँ और एमटीएस के अलावा भी कई सारे पेपर कराया हूँ। जैसे जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं वो सारे के सारे करीब कराया हूँ पिछले 2 साल का, 22 और 23 का, जिसमें सीजीएल भी है, सीएचएसएल भी है, स्टेनो भी है। ठीक है, और सीपीओएसआई के पेपर हैं, एमटीएस चल ही रहा है, तो सारे पेपर कर चुके हैं। इसके अलावा रात में 10 बजे लाइव आते हैं। हालांकि इधर 2 दिन से नहीं आया हूँ और आगे भी 3 दिन की छुट्टी, 4 दिन की रहेगी, लेकिन फिर उसके बाद कंटिन्यू। लेकिन जो डिस्कशन करा चुके हैं उसको आप देखिए। ठीक है, बहुत सारा डिस्कशन है, बहुत सारा प्रीवियस पेपर है, आप देखेंगे तो सालों लग जाएंगे आपको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पीडीएफ आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन वही अंडरलाइन किया हुआ है और इडियम है ये एक। ठीक है ना, ये इडियम है, स्टेटमेंट में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन बाइट द बुलेट ये कह रहे हैं, उसकी मीनिंग बताओ, अप्रोप्रिएट मीनिंग अंडरलाइन सेगमेंट की। बाइट द बुलेट एक इडियम है। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा काम करना जो हमको पसंद नहीं है, बहुत ही कह सकते हो आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ लिखा, आफ्टर हर हस्बैंड पास्ड अवे जेन हैड टू लर्न टू बाइट द बुलेट एंड टेक केयर ऑफ हाउस होल्ड ऑन हर ओन। तो अपने हस्बैंड के डेथ के बाद जेन को बाइट द बुलेट सीखना पड़ा। बाइट द बुलेट मतलब क्या हुआ? डिफिकल्ट सिचुएशंस को झेलना, उसको सीखना पड़ा। अब लिखा क्रिएट अ डिफिकल्ट। अब क्रिएट क्यों करेगी? वो खुद थोड़े ने क्रिएट की थी। रन अवे फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशन, रन अवे नहीं, उसको फेस करना होगा। क्रिटिसाइज नहीं होगा। एक्सेप्ट अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, ये होता है बाइट द बुलेट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट में आ जाओ। सेकंड में क्या करना है आपको? ये गिव, टेक, गेट या पार्टिसिपेट, ये वर्ड यूज़ करना है आपको। देखो लिखा क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज अनाउंस्ड द स्टूडेंट्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अनाउंस किया है कि स्टूडेंट्स कैन डैश द बोर्ड एग्जामिनेशन ट्वाइस, कि जो स्टूडेंट हैं वो 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अच्छा, एग्जामिनेशन के सेंस में अगर स्टूडेंट आता है, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आपको हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग में अंतर है। जो स्टूडेंट होता है वो टेक द एग्जामिनेशन, ठीक है, स्टूडेंट टेक द एग्ज़ाम। और जो टीचर होता है वो क्या होता है? गिव द एग्ज़ाम। आप कहेंगे ये तो उल्टा हो गया। उल्टा नहीं हो गया, यही सही तरीका है। अंग्रेजी में यही होता है। टीचर गिव्स द एग्ज़ाम टू द स्टूडेंट्स। टीचर स्टूडेंट्स को टेस्ट देता है और बच्चे क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट के सेंस में टेक होगा और टीचर के सेंस में क्या होता है? गिव होता है। तो यहाँ पे क्या लगाओगे? ये लगाओगे। स्टूडेंट्स कैन टेक द बोर्ड एग्जाम्स ट्वाइस, 2 बार बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं वो। ठीक है, देने के लिए गिव नहीं लगेगा, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ देने के लिए, एग्जाम देने के लिए टेक लगता है और टेस्ट लेने के लिए गिव लगता है। क्लियर? उल्टा है एकदम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। किसका? वन हु लेंड्स मनी टू अदर्स एट वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा आदमी जो बहुत हाई रेट पर इंटरेस्ट देता है। सूदखोर कहते हैं इसको हिंदी में। सूदखोर की अंग्रेजी क्या होती है? उसरर होती है। ठीक है, समझ गया? मनी लेंडर या उसरर होता है। क्यूरेटर कौन होता है? क्यूरेटर होता है एक जैसे सुपरिंटेंडेंट ऑफ म्यूजियम, जो संग्रहालय होता है, म्यूजियम का हेड होता है, सुपरिंटेंडेंट होता है, उसको क्यूरेटर कहा जाता है। न्यूमिस्मेटिस्ट कौन होता है? जिसको सिक्के इकट्ठा करने का बड़ा शौक होता है, पुराने बनाने। और बैंकक्रप्ट क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो दिवालिया हो गया हो, जो अपना लिया हुआ कर्ज वापस न कर पा रहा हो। ठीक है, और उसरर का होता है, ये होता है लेंड्स मनी एट वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बड़े ऊंचे रेट पर पैसे लोन उठाता है। नेक्स्ट है, देखो दैट कैन सब्स्टिट्यूट। अंडरलाइन क्या है? एन इजियर। एन इजियर कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई है। देखिए कंपैरिजन होगा तो कंपैरेटिव लगेगी, नहीं तो पॉजिटिव लग जाएगी। सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा? आई कंसीडर्ड ज्योग्राफी एज एन इजियर सब्जेक्ट। तो दूसरा कोई सब्जेक्ट तो है ही नहीं, किसी से कंपेयर तो कर नहीं रहे हो, केवल आप ज्योग्राफी के बारे में बता रहे हो, किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हो। तो एज एन इजी सब्जेक्ट क्या होगा? एज एन इजी सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? यहाँ पे द नहीं होगा, द इजी सब्जेक्ट नहीं होगा, एन इजी सब्जेक्ट होगा। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री होती तब लगता द इजीएस्ट। ठीक है, अभी आपको पॉजिटिव डिग्री लगानी है क्योंकि इसको किसी से कंपेयर नहीं किया गया है। 5th नंबर पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या? एडीएम है। तो क्या करना है? इसको एप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है।
लिखा है कि पे एन आर्म एंड लेग फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए पे एन आर्म एंड लेग, अगर आप किसी चीज़ की पेमेंट के लिए हाथ पैर दे रहे हैं तो इसका मतलब बहुत ऊंची कीमत चुका रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, बहुत बार हो चुका है, ये आ चुका है एसएससी 2023 में, तो समझ लो हीरो है ये। तो पे अ लॉट ऑफ मनी होगा, ठीक है। तो टू बी डिवोटेड और गिव, यहाँ क्या होगा, पे अ लॉट ऑफ मनी टू एन इंसिडेंट ना, क्या होगा, पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैसा पे कर रहे हो, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट आ जाओ 6 नंबर पे। 6 में फिर वही अंडरलाइन, मोस्ट ऑफ को अंडरलाइन किया है, वांट मोस्ट को अंडरलाइन किया है, इज टू अंडरलाइन किया है, मोर मूव फॉरवर्ड लिखा है। इसमें एरर निकालनी है आपको। व्हाट मोस्ट ऑफ अस वांट, मोस्ट ऑफ अस, ये वाला ऑफ नहीं आता। मोस्ट ऑफ अस जब हम ये वाला यूज करते हैं तो हम कौन सा, सिंगल एफ वाला यूज करते हैं ना। ये वाला ऑफ तो फ्रॉम के सेंस में यूज किया जाता है, तो ये मोस्ट ऑफ, ये वाला ऑफ लगना चाहिए था, तो ये मोस्ट ऑफ नहीं होगा, ये गलत, तीसरा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ 7 नंबर में। 7 में करना है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है इसमें से, तो इसमें से छोड़ दो, यहाँ से ले लेते हैं ना, यहाँ से ले लो। तो पेपर की स्पेलिंग सही है, क्लॉथ की भी सही है, लेदर की भी सही है, कैनवस की गलत है। कैनवस होता है मोटा कपड़ा जिस पे चित्र वगैरह बनाते हैं, उसको कहते हैं। कैनवस में CAN होता है, उसके बाद VAS होता है, तो ये डबल N जो लिखा हुआ है वो गलत है, सिंगल N होना चाहिए। क्लियर है, आंसर कौन सा हो गया, 4 वाला हो गया। आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वें क्वेश्चन में फिर कुछ अंडरलाइन किया हुआ है और कह रहे हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है आपको। इडियम है ना ये, स्टक टू हिज गन, ऐसे स्टक टू गन का मतलब क्या होता है, अपनी बात पर अड़े रहना, अपने इरादे पर अटल रहना, उसको कहते हैं, दृढ़ निश्चय कर लेना। देखो लिखा है, अ मैन ऑफ कैरेक्टर ही स्टक टू हिज गन्स इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन रही हो वो अपना इरादा चेंज नहीं किया, अपने इरादे पर अटल रहा है। चलो ऑप्शन देखते हैं। टू डू थिंग्स व्हाट वुड प्लीज पीपल, ना टू स्टैंड फर्म अगेंस्ट ऑल डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस, यस दिस इज द ऑप्शन। आगे लिखा है टू बिहेव डिसरिस्पेक्टफुली, यहाँ डिसरिस्पेक्ट की कोई बात नहीं थी, फाइंड आउट ट्रेजर भी बात नहीं होगी। स्टक टू हिज गन मतलब अपनी बात पर, अपने इरादे पर, अपने निर्णय पर अटल रहना, ठीक है, सेकेंड वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट में आ जाओ 9 नंबर में, देखें क्या करना है, एरर बतानी है। एरर में लिखा है टेलर, रिचर्ड एंड फ्रांसिस प्लेज फॉर द स्टेट बास्केटबॉल टीम। कितने लोग हो गए, टेलर 1, रिचर्ड 2, फ्रांसिस 3 लोगों के लिए प्लेज नहीं लगेगा, क्या होगा, प्ले, क्योंकि प्लेज क्या है, जब हम वर्ब में एस लगाते हैं तो ये वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ये प्लूरल होती है। अच्छा 3 लोग हैं, टेलर, रिचर्ड एंड फ्रांसिस, तो ज़्यादा हो गए, प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया तो प्लेज नहीं लिखना चाहिए था, प्ले लिखना चाहिए था। एरर फिलहाल किस में हो रही है, या बी में, और आपका आंसर क्या हो गया, थर्ड वाला, क्योंकि बी थर्ड वाले का ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ें, क्लियर है। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ग्रामर की स्पेलिंग एकदम सही है, आंसर नहीं हो सकता। फेमिलियर की स्पेलिंग एकदम करेक्ट है, नहीं हो सकता आंसर। ऑफुल गलत हो गया। अब ग्रामर फेमिलियर की मीनिंग तो बतानी नहीं है आपको। ऑफुल में देखो 1-2 वर्ड लगे हैं, इसमें एक होता है ऑ, और इसमें जोड़ा क्या गया है, फुल, ठीक है। अकेले लिखोगे तो डबल एल होता है। जब ऑफुल को एक में मिलाते हैं तो AW के बाद जो ई है ना, ये ई हट जाएगा और एक फुल का एल हट जाएगा, इतना होता है AWFUL। तो AWE जो लगा दिया वो गड़बड़ हो गया, इस वजह से आपका आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला होगा। और प्लेजेंट के भी की भी स्पेलिंग एकदम से करेक्ट है, तो आंसर आपका कौन सा होगा, थर्ड वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें एरर, फिर वही कंटेन्स एन एरर। तो देखते हैं, द प्लेटिनम इज अ प्रीसियस मेटल, द प्लेटिनम इज अ प्रीसियस मेटल। अच्छा एक चीज़ बताओ आप कि जो प्लेटिनम यहाँ पर यूज किया गया है वो जनरल सेंस में यूज किया गया है या स्पेसिफिक सेंस में यूज किया गया है। ये तो जनरल सेंस में ना, एकदम यूनिवर्सल सेंस, पूरी दुनिया का ये सेंटेंस बना हुआ कि प्लेटिनम एक महंगी धातु है। अब अगर ये कहा जाए कि इस अंगूठी का प्लेटिनम या यहाँ का प्लेटिनम, साउथ अफ्रीका का प्लेटिनम, तब वो स्पेसिफाई होता। यहाँ प्लेटिनम को स्पेसिफाई नहीं किया गया है। अगर किसी मेटल को स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, आ तो लग ही नहीं सकता, दा भी नहीं लगेगा। तो क्या होगा, केवल इतना लिखा जाएगा, प्लेटिनम इज अ प्रीसियस मेटल, इसके पहले दा नहीं होना चाहिए। तो योर करेक्ट आंसर शुड बी नंबर 4, ठीक है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 12 में।
क्या करना है, खाली जगह भरना है। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, चलो क्वेश्चन पढ़ो। लिखा है ऑगमेंटेड रियलिटी AR continues to develop and become more dash among the wide range of applications। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, इन दोनों, इनमें क्या बनी है, बहुत ज़्यादा छाए हुए है। क्या है ये, कंटिन्यूज टू डेवलप, लगातार डेवलप हो रही है। अब यहाँ देखो कंटिन्यूज टू डेवलप, लगातार डेवलप हो रही है। और क्या लिखा, वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन में, तो इसका मतलब क्या हुआ, व्याप्त होना या किसी चीज़ में कहीं पर कोई छाए होना, ये कह सकते हो। ठीक है, जैसे अभी कहते हैं कि बेरोजगारी व्याप्त है, बेरोजगारी छाई हुई है, ऐसे वर्ड यूज करोगे। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली होता है, मित्रवत होता है, जो बहुत खुशमिजाज टाइप का व्यक्ति होता है, उसको कहते हैं। ठीक है, और परवेशिव, परवेशिव यही होता है कहीं पर कोई चीज़ व्याप्त है, छाए है, जैसे कहते हैं निराशा छाए है, हाँ, उदासी छाए है, ऐसे है। आइडियलिस्टिक मतलब आदर्श होगा, रेयर का मतलब ना के बराबर होता है। ऑप्शन का कौन सा हो जाएगा, परवेशिव हो जाएगा, यहाँ के मोस्ट सुटेबल सेंस में वही आ रहा है। 13 नंबर में आ जाओ, देखो क्या करना है, साइनोनिम बताना है किसका, ट्राइवियल का। और ट्राइवियल का मतलब मैंने क्या बताया था, ट्राइवियल का मतलब मेजर होता है, MEAGRA, मेजर होगा। या ट्रिफल, ट्रिफल का मतलब समझ रहे हो, मामूली कह सकते हैं इसको, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत इनसिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है, बहुत कम, थोड़ा सा, पिटी कह सकते हो आप, पिटी, ये बहुत कम अमाउंट में होता है। तो इसमें एक ऑप्शन दिया है माइनर, एक फेटल, एक डिसीसिव, एक फॉर्मल। तो माइनर का मतलब कम के लिए आता है, तो माइनर लगा सकते हो, ये कम के सेंस में है। क्योंकि फेटल का मतलब क्या होता है, जानलेवा होता है, डेडली होता है। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जिससे जान जा सकती है उसको हम क्या कहते हैं, फेटल या डेडली कहते हैं। एक और वर्ड लगा सकते हो, लेथल आता है, लेथल लगा लो। डिसीसिव का मतलब एकदम निर्णायक, डिसीजन से बना हुआ। डिसीसिव का मतलब कोई चीज़ जो एकदम फाइनल होती है, निर्णायक होती है। फॉर्मल का मतलब औपचारिक होता है, तो कोई नहीं लग पाएगा माइनर के अलावा, और कोई कम के लिए लगा ही नहीं है। 14 नंबर पे आ जाओ। 14 नंबर में क्या करना है, वही एरर आपको बतानी है। अगर कोई एरर नहीं मिलती है तो नो एरर लगाएंगे, लेकिन पहले चेक कर लेते हैं। लिखा है एज दे ड्राइव इन थ्रू द डार्क ट्विस्टिंग लेन। लेन क्या होता है, गली। तो वो लोग चला रहे थे गाड़ी, ड्राइव लिखा है ना, कारवार से जा रहे होंगे। किससे, डार्क मतलब एकदम अंधेरा था, और ट्विस्टिंग मतलब टेढ़ा मेढ़ा घूमी हुई सड़क थी। डाउन विच दे हैड वॉक्ड अर्लियर, जिस पर वो कभी पैदल चले हुए थे काफ़ी पहले। लूसियस हर्ड द विस्लिंग ऑफ द नाइट एयर इन हिज ईयर्स, तो उसने सुना चलते हुए कि रात में जो रात थी वो विस्लिंग मतलब एकदम कान में इनके सीटी बजा रही थी, ऐसे। अब इसमें गलती क्या है, देखो जो सेंटेंस है यहाँ पे लिखा है ना दे, और दे के साथ क्या लिखा है, ड्राइव इन। ड्राइव इन क्या होती है बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगती बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, या हैज, हैव, हैड, कुछ तो लगा होगा जब उस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और मेन वर्ब है ये वो, जब वो ट्विस्टिंग लेन से होकर के जा रहे थे, जिसमें वो पहले भी कभी गए थे, तो ड्राइव इन नहीं होगा। यहाँ पे क्या लगा सकते हो, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ, तो ये क्या होगा, एज दे ड्रोव, ड्रोव लगाओ आप, ड्राइव इन नहीं। ड्राइव इन बिना, या तो हैड लगा लो तब हैड ड्राइव इन होगा, या तो एज दे वर ड्राइविंग कर सकते हो, या एज दे ड्रोव लगा सकते हो। तो दे वर ड्राइविंग या दे ड्रोव, प्रेजेंट में आएगा नहीं, पास्ट में ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी लिखा है हैड वॉक्ड, तो पास्ट में जाना है। तो सीधे थर्ड फॉर्म नहीं आनी है, हैज, हैव, हैड के साथ आनी है। पास्ट में जाए तो हैड ही लगाना पड़ेगा, या तो वर ड्राइविंग या तो हैड ड्राइवन, कुछ ऐसा वर्ड लगेगा वहाँ पे। कहाँ गया आंसर आपका, क्या होगा, ये लिखा एज दे ड्राइवन, तो ड्राइवन गलत हो रहा है, यहाँ पे चौथा नंबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 15 नंबर का। 15 नंबर में ये खाली जगह भरनी है। देखो लिखा है ऑल प्रेज्ड हिम व्हेन ही सोल्ड द बिजनेस वर्ल्ड। एक सिचुएशन यह है कि जब बिजनेस वर्ल्ड में वो तरक्की कर रहा था, ऊपर बढ़ रहा था, तो सबने उसकी तारीफ की थी, प्रेज्ड वर्ड लगा हुआ है। बट लगने का मतलब अब उल्टा होने जा रहा है। बट द सेम पीपुल, वही लोग, डैश हिम व्हेन ही फेल्ड इन बिजनेस, जब वो बिजनेस में फेल हुआ तो वही लोग उसकी क्या किए, तो जब वो तरक्की कर रहा था तो लोग तारीफ कर रहे थे, तो जब वो फेल होगा तो लोग क्या करेंगे, आलोचना करेंगे। ठीक है, तो अब सपोर्टेड तो होगा नहीं क्योंकि बट लगा हुआ है। अगर पहले पॉजिटिव वर्ड है प्रेज्ड और उसके बाद बट लगा के कनेक्ट करोगे तो प्रेज्ड बट के बाद अब निगेटिव जाना चाहिए। सपोर्टेड पॉजिटिव है तो ये होगा नहीं, ड्रामेटाइज्ड भी नहीं होगा, यहाँ नाटकीयता करना नहीं होगा। नरिश्ड मतलब उसका पालन पोषण किया, ये भी नहीं होगा, बल्कि क्रिटिसाइज्ड, वही लोग अब उसको
आलोचना कर रहे थे। जो लोग, जब वो तरक्की कर रहा था तो जो लोग उसकी तारीफ कर रहे थे वही लोग अब क्या कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, तो क्रिटिसाइज्ड लगाओ। नेक्स्ट में आ जाओ 16 नंबर पे। 16 में देखो खाली जगह भरना है। प्लीज टेल मी अबाउट द मीटिंग, प्लीज टेल मी अबाउट द मीटिंग। तो मुझे मीटिंग के बारे में बताओ, कैसे, विस्तार से कि संक्षेप में। दो वर्ड हो सकता है, या तो कहेंगे खूब डिटेल में बताओ विस्तार से, या कहेंगे शार्ट में बताओ। तो शार्ट में बताने के लिए इन अ नटसेल लगा हुआ है। देखो इसको रिजर्व रखते हैं, कोई विस्तार से वर्ड आ गया तो इन अ हाफ, इन अ स्टू, इन अ सिपिन बिल्कुल नहीं होगा, सब क्या होगा, ये संक्षेप में, कोई भी विस्तार से नहीं दिया हुआ है, इन अ नटसेल होगा। आगे बढ़ जाएं, चलो 17 पे आते हैं। यहाँ आपको एंटोनियम बताना है किसका, ऑथेंटिक का। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, असली। ऑथेंटिक क्या होगा, असली होगा, ओरिजिनल होगा, जेन्युइन होगा, ठीक है ना। इसका अपोजिट क्या होता है, नकली होगा। नकली का मतलब फेक होगा, फेन होगा, बोगस होगा, काउंटरफीट होगा, ठीक है। फाल्स, ये देखो फाल्स दिया है, फाल्स मतलब झूठा, असत्य, नकली। वाइज पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, समझदार होगा। मॉडरेट भी पॉजिटिव सेंस का वर्ड होगा। एक्चुअल असली हो जाएगा, तो ये तो साइनोनिम हो जाएगा, इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, तो क्या होगा, फाल्स, ठीक है। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 18 नंबर पे। 18 नंबर में फिर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, तो टेरिटरी लिखा हुआ है, एक्सेलेंस लिखा हुआ है, नॉलेज, ओ एक नॉलेज गलत है, बिजनेस लिखा। तो टेरिटरी भी सही है, टेरिटरी मतलब क्षेत्र होता है, किसी राजा वगैरह का क्षेत्र होता है, तो उसको टेरिटरी कहते हैं। एक्सेलेंस भी एकदम सही है, एक्सेलेंस मतलब श्रेष्ठता, बहुत बढ़िया। और बिजनेस आप लोग जानते हो, तो ये कोई आंसर नहीं होगा, पहला, तीसरा और चौथा आंसर। एक्नॉलेज की स्पेलिंग गलत है, देखो इसमें होता क्या है कि ACK, ये तो लगा लो, और इसी का के को नॉलेज की स्पेलिंग बना लो, KNOW। उसके बाद LE होता है, तो एक क्या लगता है इसमें, D फिर G फिर E। नॉलेज की स्पेलिंग यही होती है ना, KNOW LEDGE। और इसमें LE के बाद यहाँ पर D नहीं लगा है, यहाँ पर D होना चाहिए था। Therefore the spelling of acknowledge is incorrect and this is your correct answer। ठीक, आगे बढ़ लेते हैं, 19 में आ जाते हैं। 19 में फिर खाली जगह भरना लिखा, अ एंड डैश फेलो कैन नॉट बिकम एन आइडियल टीचर। एक डैश आदमी एक आइडियल टीचर नहीं बन सकता, एक आदर्श टीचर नहीं बन सकता। तो यहाँ पे कैसा आदमी होगा, कोई नेगेटिव सेंस का वर्ड आना चाहिए यहाँ पे। आइडियल, आइडियल, हाँ ये हो सकता है, आइडियल मतलब काहिल होता है, बहुत आलसी टाइप का आदमी होता है। देखो ये वाला आइडियल में IDLE लिखा है, और यहाँ वाले में IDEAL लिखा। ये वाला आइडियल क्या होता है, आइडियल आदर्श होता है, महान होता है, ठीक है। और ये वाला आइडियल क्या होता है, आलसी होता है। ये आदमी क्या होगा, आलसी होगा। ऑनेस्ट टीचर आइडियल टीचर नहीं बन सकता, हो ही नहीं सकता। ऑनेस्ट होगा तो आइडियल टीचर होगा ही, ये गलत हो गया। ब्राइट फेलो जो होगा आइडियल टीचर, क्यों नहीं भैया, ब्राइट फेलो है, तेज है, तो अच्छा टीचर हो ही सकता है। इंटेलिजेंट क्या है, नहीं अच्छा टीचर होगा। तो ये तीनों क्या है, पॉजिटिव वर्ब हैं, सॉरी पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव का रिजल्ट निगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव एडजेक्टिव का रिजल्ट निगेटिव आता है। तो इसमें केवल आइडियल एक ही वर्ड है जो निगेटिव सेंस का है। क्लियर, चलिए आगे। नेक्स्ट में 20 नंबर में, 20 में क्या करना है, देखो सेलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम एज द ग्रुप, हाँ ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन लगाना है। दैट विच कैन नॉट बी रेड, रेड का मतलब क्या, ऐसी चीज़ जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, जो पठनीय नहीं है। मतलब राइटिंग इतनी खराब है, ऐसा खराब लिखा हुआ है कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा। अब इनक्योरेबल का मतलब होता है ला इलाज, इलाज क्योर से बना हुआ है वर्ड, इसका वो जो रूट है क्या है, क्योर है। तो इनक्योरेबल का मतलब क्या हुआ, एनी डिजीज दैट इज बियॉन्ड ट्रीटमेंट, कोई ऐसी बीमारी जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, इनक्योरेबल होगा। इलेजिबल यही है जिसमें हम, इलेजिबल मतलब जो पढ़ने में नहीं आ रहा है, जो इतना खराब ढंग से लिखा हुआ है कि आप पढ़ नहीं पाएंगे, या उसकी स्पेलिंग खराब है या ग्रामर खराब है, जो भी वजह हो, इलेजिबल मतलब पढ़ने लायक नहीं है या पढ़ नहीं पा रहे हैं। इररिलेवेंट का मतलब क्या हुआ, जो उससे रिलेटेड नहीं है, जो उससे कनेक्टेड नहीं है। और इनएक्सेसिबल का मतलब होता है एक्सेस से बना हुआ है, इसका वर्ड कौन है, एक्सेस। एक्सेस मतलब होगा जहाँ तक हमारी पहुँच है। जैसे कुछ लोग होते हैं उनका अकाउंट होता है, तो कोई आदमी जिसको जल्दी से खोल नहीं पाता, तो हम कहते हैं कि उनका अकाउंट इनएक्सेसिबल है, कोई उसको वहाँ तक उसकी रीच नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, इलेजिबल आपका हुआ आंसर। आ जाओ 21 से लेकर के 25, तो इसमें वही पुरानी कहानी है, एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में 5 खाली जगहें हैं जिसमें नंबर पड़े हुए हैं, और नंबर वाइज उसकी जगह पर क्या ऑप्शन होना चाहिए था उसको हम लोग भरेंगे।
तो ये काम करने के पहले आपको एक बार इस पैसेज को पढ़ना तो पड़ेगा ही, उसके पहले तो आप भर नहीं पाएंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है द मोस्ट कॉमन हैजार्ड, हैजार्ड क्या होता है? खतरा। द मोस्ट कॉमन हैजार्ड इन फॉरेस्ट इज फॉरेस्ट फायर, जंगल के लिए सबसे जो कॉमन खतरा है वो क्या है? जंगल की आग है। फॉरेस्ट फायर्स आर एज ओल्ड एज द फॉरेस्ट हिमसेल्फ, जंगल की आग उतनी ही पुरानी है जितने पुराने जंगल हैं। जब से ये जंगल है तब से जंगलों में आग लगा करती है। आगे दे पोज अ डैश, तो वो खड़ा करते हैं, यहाँ क्या होगा? खतरा। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? हैजार्ड, यही खतरा यहाँ पे लगा लो। ठीक है, तो यही वर्ड नहीं आएगा तो कोई दूसरा आएगा, खतरे के सेंस में आएगा। दे पोज अ हजार्ड, वो एक खतरा खड़ा करते हैं, नॉट ओनली टू द फॉरेस्ट वेल्थ बट आल्सो टू द एंटायर रिजाइम टू फ्लोरा एंड फौना। ठीक, ये केवल फॉरेस्ट की वेल्थ को नहीं नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि जो फॉरेस्ट में फ्लोरा फोना है, जो जीव जंतु हैं, जो वनस्पतियां हैं, सबको नुकसान पहुंचाते हैं उस एरिया की। आगे लिखा सीरियसली डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी एंड द इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ऑफ अ रीजन, उस एरिया की एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी सबको वो डैमेज करते हैं। होता क्या है कि ड्यूरिंग समर, गर्मी के दिनों में, व्हेन देयर इज नो रेन फॉर मंथ्स, जब महीनों तक बारिश वारिश नहीं होती है, तो फॉरेस्ट डैश लिटर्ड विद ड्राई सेंसेसेंट लीव्स एंड ट्विग्स, तो जो लीव्स होती हैं ड्राई, ये सेंसेसेंट मतलब क्या? ओल्ड, बूढ़ी। देखो जब पत्तियां पुरानी हो जाती हैं, मतलब बूढ़ा का यही मतलब है, जब पत्तियां पुरानी हो जाती हैं तो सूख जाती हैं, सूख के गिर जाती है। लिटर्ड का मतलब क्या हुआ? इधर उधर बिखरी पड़ी होती हैं। ठीक है, तो जब बहुत दिनों तक बारिश नहीं होती है तो सूखी हुई पत्तियां, पुरानी सूखी हुई पत्तियां इधर उधर गिरी पड़ी रहती हैं। ट्विग्स मतलब कुछ टहनियां वगैरह भी इधर उधर गिरी पड़ी रहती हैं। तो यहाँ द फॉरेस्ट के बाद डैश, डैश का मतलब क्या होगा? भर जाता है यहाँ पर। आगे लिखो विच कुड बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, और यही चीज कभी कभी इसमें चिंगारी पकड़ लेती है, फ्लेम बन जाती है। इग्नाइटेड बाई स्लाइटेस्ट स्पार्क, जरा सा भी कहीं स्पार्क हुआ, पत्थर से रगड़ गया, पेड़ से रगड़ गया, कहीं भी स्पार्क हुआ, कहीं फ्रिक्शन हुआ, घर्षण हुआ, जरा सी भी चिंगारी निकली तो ये जो सूखी हुई पत्तियों का ढेर है वो आग पकड़ लेता है। आगे बढ़ने के बाद हिमालयन फॉरेस्ट, जो हिमालय के जंगल हैं, पार्टिकुलरली गढ़वाल हिमालय, जो गढ़वाल हिमालय की बेल्ट है वहाँ पर जो जंगल है, हैव बीन बर्निंग डैश ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मंथ्स, लास्ट फ्यू समर्स, तो पिछले कई गर्मियों में ये मतलब अक्सर जल रहे हैं, अक्सर इनमें आग लग रही है। ठीक है ना। आगे लिखा विद, अब यहाँ बर्निंग के बाद क्या होगा? अक्सर लग रही है तो फ्रिक्वेंटली लगा दो, हैव बीन बर्निंग फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार ऐसा हो रहा है। विद क्लोजर लॉस ऑफ वेजिटेशन कवर ऑफ दैट रीजन, इस एरिया की जो वेजिटेशन कवर है, वेजिटेशन कवर मतलब जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका क्लोजर लॉस होता है। क्लोजर का मतलब क्या हुआ? बहुत बड़ा, बहुत भारी नुकसान होता है। द यंगेस्ट माउंटेन, अभी जो हाल ही में नया माउंटेन है, यंगेस्ट माउंटेन रेंजेज ऑफ हिमालयाज आर मोस्ट डैश स्ट्रेचेज ऑफ द वर्ल्ड ससेप्टेबल फॉर टू फॉरेस्ट फायर। तो ये जो यही गढ़वाल वाले की बात बता रहे हैं कि यंगेस्ट हिमालय है ये माउंटेन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल मतलब होता है वल्नरेबल है, बहुत सेंसिटिव है। मतलब ससेप्टेबल मतलब जहाँ जल्दी आग पकड़ लेती है उसको हम ससेप्टेबल, वल्नरेबल ये कह सकते हैं। अनसेफ, प्रोन ये सब कह सकते हो। द फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न आर, जो वेस्टर्न के फायर हैं वो क्या है? आर मोर डैश, अब ये वल्नरेबल यहाँ लिखा ही है, मोर वल्नरेबल। ठीक है, मोर वल्नरेबल मतलब ज़्यादा सेंसिटिव हैं, वहाँ पे ज़्यादा आग पकड़ती है, किसकी अपेक्षा? टू फॉरेस्ट फायर्स आर एज कंपेयर टू दोज इन द ईस्टर्न हिमालय, जो ईस्ट के हिमालय के हैं, जैसे जहाँ पर चेरापूंजी, असम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह है, यहाँ का जो हिमालय है, ईस्टर्न हिमालय है, यहाँ पे जंगल जल्दी आग कम पकड़ते हैं, और गढ़वाल वाली एरिया में जो जंगल है वहाँ आग जल्दी पकड़ती है। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज फॉरेस्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालय ग्रो इन हाई रेन डेंसिटी। ठीक है ना, वो हाई रेन डेंसिटी में ग्रो करते हैं, इसका कारण ये बताया इन्होंने। अब हमें एक एक करके इनको भरना है, एक एक भरने के लिए अब यहाँ पे हमने क्या किया ना कि थोड़ा सा आधा पैराग्राफ से कम उठाया और 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए। आप समझ गए ही हैं इनको। चलिए, तो पहले वाले के लिए आप क्या लगाएंगे? ठीक है, देखो क्या लिखा है कि
मोस्ट कॉमन हैजार्ड इन द फॉरेस्ट इज फॉरेस्ट फायर, और फॉरेस्ट फायर्स आर एज ओल्ड एज द फॉरेस्ट देमसेल्फ। और इन्होंने कहा दे पोज अ डेथ नॉट ओनली टू द फॉरेस्ट वेल्थ बट आल्सो टू द इंटायर रिजाइम ऑफ फ्लोरा एंड फौना, सीरियसली डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ऑफ अ रीजन। ठीक, समझ गए। तो यहाँ क्या खड़ा करते हैं, वो हमारे लिए खतरा खड़ा करते हैं। खतरा करने के लिए ये पे हज़ार्ड लगा सकते हो, हज़ार्ड नहीं मिला, मर्सी है, फेलियर है, ट्रेंड है, थ्रेट है। तो थ्रेट भी खतरा होता है, ये क्या है हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा करते हैं, तो थ्रेट लगा लिए यहाँ पे। अब दूसरे वाले के लिए देखो क्या लगता है नेक्स्ट वाले में। तो नेक्स्ट वाले में यहाँ क्या लगाना है हमको देखना, ये आग पकड़ती कैसे है। गर्मी के महीने में जब महीनों तक बारिश नहीं होती है तो फॉरेस्ट डैश लिटर्ड विद, तो ये क्या हो जाता है, जंगल हो जाता है। लिटर्ड का मतलब हुआ सूखी गिरी पत्तियों से भरा हुआ हो जाता है। तो फॉरेस्ट बिकम लगा दो, बिल्ड तो होगा नहीं, बिकम लिटर्ड विद, बिल्ड लिटर्ड विद नहीं होगा, ड्राइव लिटर्ड विद नहीं होगा, कीप लिटर्ड विद नहीं होगा, क्या होगा, फॉरेस्ट बिकम लिटर्ड विद ड्राई लीव्स। ठीक, जंगली मतलब अब यहाँ पे होना क्या चाहिए था, फील्ड अगर लगाते तो फॉरेस्ट फिर आर फील्ड विद ये लगा होता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन आर फील्ड विद नहीं होगा तो क्या होगा, बिकम हो जाएगा। ठीक है, बहुत सेंसिटिव हो जाता है ना जंगल। नेक्स्ट में आ जाओ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में क्या लगाना है, तो यहाँ क्या लगाओगे, द हिमालयन फॉरेस्ट, खासतौर से गढ़वाल हिमालयन हैव बीन बर्निंग डैश ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू समर्स, पिछले कुछ समर में वहाँ बार बार आग लगती रही, बार बार लगती रही। तो हैव बीन बर्निंग बैडली, बहुत बुरी तरह से ये जलते रहे हैं। बुरी तरह से जलते रहेंगे तो साफ हो जाएंगे। लास्ट यहाँ लिखा ना लास्ट फ्यू समर्स, जरा यहाँ पे देखो लास्ट फ्यू समर्स, अब ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू समर्स लिखा है, फॉर नहीं, तो पिछले कुछ गर्मियों में ऐसा हो रहा, तो मतलब बार बार हो रहा है ना। बार बार के लिए हम बुरी तरह नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे, रेगुलरली लगाएंगे ना, हर बार लगती है आग। तो एनफ और रेयरली नहीं लगेगा, रेयरली लगेगा तब तो फिर काम चल जाएगा ना, ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक, तो रेगुलरली लगाओ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, फिगर नंबर 4, मतलब क्वेश्चन नंबर 24 होगा। यहाँ पे क्या लगाओगे, देखो यहाँ इन्होंने कहा द यंगेस्ट माउंटेन रेंजेज ऑफ द हिमालयाज आर मोस्ट डैश स्ट्रेचेज ऑफ द वर्ल्ड सस्टेनेबल। तो सबसे ज़्यादा क्या है ये, मोस्ट, तो अनसेफ कह सकते हो, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, सबसे ज़्यादा आग पकड़ती है। तो मोस्ट मिस्टीरियस की बात हो रही है, या आज जो पैसेज चल रहा है उसमें वल्नरेबिलिटी की बात आ रही है। जहाँ जल्दी आग पकड़ता है उसको हम वल्नरेबल कहते हैं, और इसके पहले भी 2 बार आ चुका है, तो ये क्या हो गया, मोस्ट वल्नरेबल होगा। आउटरेजियस गुस्से के लिए लगता है, ग्रीसी चिकने के लिए लगता है, तो ये कुछ भी यहाँ नहीं लगेगा, केवल वल्नरेबल लगेगा। हाँ, ससेप्टेबल होता तो हो जाता, प्रोन होता तो हो जाता। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन आज का, फेलर नंबर 5, यहाँ देखो क्या लगाना है। यहाँ भी देखो लिखा है मोर वल्नरेबल, आ गया यहाँ भी। ठीक है, तो फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न आर मोर वल्नरेबल। अब मोर वल्नरेबल इन्होंने लिखा ही है, तो मोर के साथ क्या लगाओगे, मोर बेयरली वल्नरेबल, मोर हो जाएगा तो बेयरली कैसे लगाओगे, मोर क्लोजली वल्नरेबल, मोर डीपली वल्नरेबल, या मोर फ्रिक्वेंटली वल्नरेबल। तो क्या लगाओगे, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली वल्नरेबल है। यहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में आग लगा करती है, जल्दी पकड़ा करती है आग। ठीक है, चलिए, इसके पहले यहाँ पे रेगुलर लगाए थे ना, मोस्ट रेगुलर स्ट्रेचेज है, तो वहाँ रेगुलर है, आग लगा करती है, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंटली लगा करेगी। पैसेज से ही हिंट लो कि हमें क्या लगाना है। ठीक है, तो ये हमारे 25 क्वेश्चन हो गए आज की। आज कौन सा डेट थी, 11 सितंबर की। ठीक है, चलिए, तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा अपनी राय दीजिएगा, और धीरे धीरे करके MTS हमारा ख़त्म ही हो रहा है। रात में 10 बजे हम लोग फिर मिलेंगे, लाइव आएंगे। ठीक है, तो ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग आज रात में 10 बजे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।